नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। देखिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जो केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनका वर्णन भाग 12 में किया गया है। यह टॉपिक हम संविधान के मतलब पॉलिटी के अंतर्गत भी ले सकते हैं और अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों को ही मिक्स करते हुए आज हम इसको पढ़ते हैं। तो यह संविधान के भाग 12 में जो केंद्र राज्य संबंध है उनका वर्णन किया गया है। उसमें से अनुच्छेद 268 से 293 में वित्तीय संबंधों की बात की गई है। ठीक है, तो अब देखिए, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो विषय थे उसको हमने इन भागों में विभाजित कर रखा है। केंद्र सूची पे जो वित्तीय विषय है वो 13, राज्य सूची में 18 और समवर्ती सूची में जीएसटी जो कि दोनों को लिया गया है। केंद्र सूची पर जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद। राज्य सूची में कौन बनाएगी? जो विधानमंडल है वो। समवर्ती सूची में दोनों बना सकती हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा? केंद्र सरकार का। अब हम देखते हैं कि जो राज्य विधानमंडल है वो किस पर कानून नहीं बना सकती। तो राज्य की सीमा के बाहर, मतलब कि राज्य की बाउंड्री के अंदर अगर कोई भी खरीद बिक्री हो रही है तो उस पर तो जो राज्य विधानमंडल है वो कानून बना सकता है। ठीक है, कितना टैक्स लगाना है कितना नहीं लगाना है ये डिसाइड कर सकता है। बट अगर राज्य की बाउंड्री के बाहर अगर खरीद बिक्री हो रही है तो इसके ऊपर कोई भी नियम नहीं बना सकता। राज्य की बाउंड्री के अंदर मतलब बाहर आयात निर्यात हो रहा है तो उस दौरान जो खरीद बिक्री है उस पर भी कानून नहीं बना सकती। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान खरीद बिक्री पर भी नहीं, मतलब एक स्टेट से दूसरे में खरीद बिक्री के दौरान भी नहीं। महत्वपूर्ण मामलों पर क्रय विक्रय पर भी नहीं। कुछ मामले सरकार, केंद्र सरकार के पास हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राज्य की सीमा के अंदर जो भी टैक्स लगना है, जैसा भी निर्धारण होना है वही राज्य सरकार करेगी। उसके बाहर खरीद बिक्री पर ये कोई भी टैक्स निर्धारित नहीं कर सकती। अब समवर्ती सूची में हमने किसको रखा है? जीएसटी को रखा है, क्योंकि इस पर दोनों का अधिकार होता है। और आपको पता ही है कि जो बची और जो शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसके पास है? केंद्र के पास है। जैसे कि उपहार कर, समृद्धि कर, व्यय कर, ये सब कौन डिसाइड करती है? केंद्र सरकार। आगे है कर राजस्व का वितरण, कि जो कर राजस्व है उसका वितरण कैसे होगा। तो देखिए, मतलब कर राजस्व का वितरण का मतलब है कि जो टैक्सेस से जो राजस्व प्राप्त हुआ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कि केंद्र कैसे रखेगा, राज्य कैसे रखेगा, कौन से नियम के तहत कितना प्रतिशत केंद्र के पास रहेगा, किसके तहत राज्य के पास रहेगा, इसमें हम ये देखते हैं। तो देखिए, 80वें संशोधन अधिनियम 2000 तथा 101वें संशोधन अधिनियम 2016, जो कि कौन सा था? जीएस सॉरी 2016, हाँ जी 2016 वाला तो जीएसटी है। इसके द्वारा केंद्र राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे में परिवर्तन किया गया। ठीक है, इन्होंने जो नए जो तरीका था वो डिसाइड किया कि केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा कैसे होगा। इन दो कानूनों के तहत, एक तो 80वां संशोधन अधिनियम 2000 और एक 101वां संशोधन अधिनियम जो कि जीएसटी है 2016। अधिनियम तो 2016 है, लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। तो देखिए, तो जो राजस्व का बंटवारा है ये दो चीज़ों से डिसाइड हुआ। एक तो 80वां संशोधन, दूसरा 101वां संशोधन। अब इसमें क्या था? 80वें संशोधन में 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु इसको बनाया गया था। और इसमें यह डिसाइड हुआ कि जो भी टैक्स प्राप्त हो रहा है उसका 29% किसका है? स्टेट का। जो भी टैक्स प्राप्त हो रहा है उसका 29% किसका है भाई? स्टेट का। ठीक। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो सारा कर राजस्व हमें प्राप्त हुआ ये किस तरीके से और कैसे डिवाइड होता है। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 268, इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र द्वारा उद्ग्रहित व राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित कर, मतलब लगाएगा कौन? केंद्र।
संग्रहित कौन करेगा? राज्य, ठीक है ना। और यूज भी कौन करेगा? राज्य ही। जैसे कि विनिमय पत्र, चेक, वादा नोट्स, बीमा और शेयर, ये सब जो है लगाए तो केंद्र ने है। संग्रहित कौन करता है? स्टेट करता है, और यूज भी वही करता है। तो याद रखिएगा 268 के तहत उन करों की बात की गई है जिनको लागू तो करता है केंद्र, संग्रहित करता है राज्य, और विनियोजित भी करता है राज्य, कि कैसे कहाँ यूज करना है। अगला है संघ द्वारा उद्ग्रहित, और एक मिनट इसमें ये भी देख लेते हैं, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर तथा केंद्र व राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित। क्या? केंद्र ने तो लगाया, उद्ग्रहित किया, सेवा कर, सर्विस टैक्स, तथा केंद्र व राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित, मतलब इनको संग्रहित और विनियोजित दोनों करेंगे। उद्ग्रहित लगाया किसके द्वारा गया है? केंद्र के द्वारा। ये किसके तहत? 268 क के तहत। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि इस केंद्र द्वारा उद्ग्रहित, ये भी केंद्र के द्वारा, ये तो समानता हो गई। यह है राज्यों द्वारा संग्रहित, ये है केंद्र व राज्यों दोनों के द्वारा संग्रहित, ठीक है। दोनों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित, ये भी विनियोजित। तो ये दोनों के द्वारा संग्रहित है, और जो केवल 268 है ये केवल राज्यों के द्वारा संग्रहित है। तो अंतर केवल किसका है? कि ये राज्यों द्वारा संग्रहित है, और ये केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा संग्रहित है। आगे चलते हैं। अगला है संघ द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। लगाए किसने? केंद्र ने। इसका संग्रहण भी कौन करेगा? केंद्र, लेकिन सौंप देगा राज्यों को। ये किसके तहत है? 269 के तहत। उद्ग्रहित, संग्रहित केंद्र, ठीक है, और सौंप दिए किसको? राज्य को। 269 कौन से? अंतरराज्य व्यापार। अभी मैंने बताया था कि इसमें जो उद्ग्रहित राज्य नहीं कर सकता, जो अंतरराज्य व्यापार है उसमें जो भी आय होगी उसमें जो राज्य है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो केंद्र है ये उसको सौंप सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 269 ए क्या कहता है कि अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान, ये वही जीएसटी की बात कर रहा है कि अलग से, ये बात याद रखिएगा कि ये जो जीएसटी है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अलग से 269 ए में किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 270 और 271 क्या कहते हैं? संघ द्वारा उद्ग्रहित, ठीक है, सभी संघ द्वारा उद्ग्रहित है एवं संग्रहित तथा केंद्र, यहाँ पर क्या था? राज्यों को सौंपे जाने वाले। देखो दोनों सारे के सारे केंद्र द्वारा उद्ग्रहित है। जो पहले वाला था ये राज्यों द्वारा संग्रहित था और विनियोजित था। ये वाला है राज्यों को सौंपे जाने वाले, उद्ग्रहित भी केंद्र, संग्रहित भी केंद्र, लेकिन सौंपा किसे गया? राज्य को। यहाँ पर संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले, ठीक है भाई, केंद्र और राज्य दोनों में बटेंगे ये, ठीक। बंटवारे की उक्त व्यवस्था अनुच्छेद 270 में की गई है। अब देखते हैं 271 क्या कहता है। कुछ शुल्कों पर केंद्र का प्रयोजन, मतलब अनुच्छेद 271 में कौन से शुल्क भाई? मतलब यहाँ पर जो 269 में संघ ने उद्ग्रहित किए, संग्रहित किए, लेकिन कुछ हिस्सा किसको सौंप दिया? राज्य को। किंतु क्या कर दिया? सारा राज्य को सौंप दिया। लेकिन अगर केंद्र चाहे तो किसी अवस्था में कुछ अपने पास रख सकता है। तो कुछ शुल्कों पर केंद्र का प्रयोजन, मतलब इस कंडीशन में अब यहाँ पर भी बंटवारा हो रहा है केंद्र और राज्य के बीच में। अब केंद्र क्या कर सकता है? कुछ शुल्कों पर, मतलब अगर वो चाहे बंटवारे के बाद भी कुछ पर अपना हक रख सकता है। तो ये 271 में कहा गया है। आगे चलते हैं। राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान, मतलब केंद्र ने इसके अलावा जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा उसके अलावा जो राज्य हैं उनकी अलग से सहायता के लिए भी अनुदान कर रखी, व्यवस्था कर रखी है। जैसे विधिक अनुदान। विधिक अनुदान अनुच्छेद 275 में है। विवेकाधीन अनुच्छेद जो विवेकाधीन अनुदान है वो 282 में है। अब देखिए विधिक अनुदान जो विधि के द्वारा दिए जाते हैं, जो विधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विवेकाधीन जो कि केंद्र स्वेच्छा से देता है। अब हम विधिक अनुदान की बात करते हैं, जैसे राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित
व उपयोग किए जाने वाले कर। ये तो विवेकाधीन हो गए। विवेकाधीन कौन से आएंगे? जैसे कि केंद्र सरकार ने कोई योजना लागू करी, ठीक है। अब योजना लागू करी तो भाई देखिए, केंद्र सरकार जो है वो किसी राज्य को तो ज़्यादा दे सकती है ना। उसमें भी आपको मालूम है कि जो सेवन सिस्टर है, जो अपना ईस्टर्न है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसके अलावा जो अपने जनजातीय क्षेत्र है छत्तीसगढ़ झारखंड वाले, ठीक है, तो वो जो केंद्र है वो जम्मू कश्मीर को अलग से दे सकती है। तो वो उसको उसके क्षेत्र, उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार ये डिसाइड करती है, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार। तो राज्यों द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित, अब हम 275 की बात करते हैं। राज्यों द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित व उपयोग किए जाने वाले कौन से आते हैं? देखिए, जो केवल राज्य ही उद्ग्रहित करती है, संग्रहित करती है, वो है भू राजस्व, कृषि आय पर, भू राजस्व कृषि आय पर, देखना कृषि से संबंधित चलेंगे। भू राजस्व कृषि आय पर, कृषि भूमि के उत्तरवर्तन पर टैक्स, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, ठीक है। सब कृषि का भू राजस्व आ गया, कृषि आय पर कर आ गया, कृषि भूमि के उत्तरवर्तन आगे जो ट्रांसफर करी गई है, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों, भूमि भवन आ गए तो खेती के अलावा क्या होगा? खनिज, जमीन पर तो खनिज अधिकारों पर कर, अल्कोहली पेय पदार्थ अफीम पर टैक्स, बिजली, क्योंकि आपको मालूम है ना कि सभी स्टेट्स में अलग अलग रेट है अल्कोहल और इसकी, ठीक है, अफीम वगैरह की, बिजली की अलग रेट है। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, हमारे जो केजरीवाल जी उन्होंने तो बिजली मुफ्ती कर रखी है। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इसके ये भी स्टेट वाइज हैं। सड़क अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन में जो टैक्स होते हैं वो भी राज्य डिसाइड करेगा, वस्तुओं और यात्रियों को ढोने पर। वाहनों पर किस पर कितना टैक्स लगाना ये भी राज्य डिसाइड करता है। पशुओं पर, नौकाओं पर, पथ कर जो होता है रोड टैक्स वो भी स्टेट करता है। व्यवसाय पर, व्यापार पर कैपिटेशन टैक्स, मनोरंजन कर, दस्तावेजों पर जो स्टाम्प शुल्क लगता है वो, उसके अलावा राज्य सूची में शामिल सामग्री पर शुल्क। तो ये जो सभी शुल्क हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं भाई अपने राज्यों के अंतर्गत। अब बात आती है वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ये क्या है? ये है जो जीएसटी, ये से कहते हैं जीएसटी काउंसिल। ये क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि किन किन वस्तुओं पर कितना टैक्स, कौन से टैक्स स्लैब में ये आएंगे, ठीक है ना। इसकी रेंज अलग है, 5, 12, 18, 28, ठीक है। तो कौन से टैक्स स्लैब में कौन सी वस्तुएं ली जाएंगी, कैसे क्या क्राइटेरिया होगा, ये सारा कौन डिसाइड करती है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद। तो एक कुल मिलाकर करती क्या है दोस्तों? ये केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का कार्य करती है। ये भी डिसाइड करती है कि जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसका कितना प्रतिशत राज्यों के पास जाएगा, क्या प्रोसेसिंग होगी। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये किसके अंतर्गत है, जो परिषद है। जो जीएसटी बना था वो तो 269A के तहत था, और ये जो परिषद बनी है ये बनी है 279A के तहत। अब ये देखिए क्या है इसमें। केंद्र राज्यों के टैक्स जिनका जीएसटी में विलय हो जाता है उसको देखना, वस्तुएं डिसाइड करना जिन पर जीएसटी लगेगा या जो जीएसटी से मुक्त होंगी, कारोबार में जीएसटी से छूट की सीमा भी यही डिसाइड करेगी। प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु दरें। प्राकृतिक आपदा के दौरान हमें जिस संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत है, संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो भैया ये डिसाइड करेगी कि तब उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। अब इसी से रिलेटेड है अपना वित्त आयोग। वित्त आयोग है, ये के तहत दे रखा है? ये दे रखा है अपना 280 के तहत, ठीक है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक आयोग है। इसमें 5 वर्ष, इसके जो सदस्य हैं ये 5 वर्ष के लिए चयनित किए जाते हैं। और कौन करता है इनका चयन? राष्ट्रपति, ठीक है। इनका कौन करता है निर्वाचन? राष्ट्रपति करता है। केंद्र व राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था करता है ये, कि केंद्र और राज्यों के बीच कैसे कराधान व्यवस्था होगी। उन सिद्धांतों को बनाता है जिससे राज्य केंद्र से अनुदान ले सकता है। राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए
किए गए उपयोग देखता है ये, मतलब क्या क्या कैसे राज्य की संचित निधि को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य जो है ये वो भी कर सकता है। समझ में आया? वित्त आयोग के जो यूज थे, क्या काम करता है ये? केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था देखता है, उन सिद्धांतों को देखता है जिससे कि जो राज्य केंद्र से अनुदान ले सकता है, राज्य को मदद होगी तो केंद्र से अनुदान ले सकता है, तो ये सिद्धांत बनाता है कि इन सिद्धांतों पर ही आपको अनुदान प्राप्त हो सकता है। राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए कोई भी उपाय कर सकता है, ठीक है, वो उपाय बना सकता है कि कैसे कैसे कर कर राज्य की संचित निधि बढ़ाई जा सकती है। और राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य कौन करता है? वित्त आयोग करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, थोड़ा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अब तो काफ़ी दिन हो गए बनाते हुए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।